हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMCIQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BSc फर्स्ट ईयर की जो बुक है, कौन सी बुक है, नंबर थ्योरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या सिद्धांत। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कौन सा है, इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है ना। तो बहुत ईजी चैप्टर है, या यूँ कहूँ कि इसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हमने पिछली क्लासों में, या आप मानो 11th-12th में हमने पढ़ ली है, या थोड़ी बहुत रिलेट है। ठीक है ना। इसलिए और लगभग मैं तो कह रहा हूँ पूरा चैप्टर अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत इजी चैप्टर है, आराम से समझेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसको 2 वीडियो में या 1 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है। और बात करें इसके एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम में इसके, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में इसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें से, जैसे ये यूनिट कौन सी चल रही है अपने पास, फर्स्ट यूनिट है ये। ठीक है ना। ये अपने पास कौन सी यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट चल रही है हायर अलजेब्रा की। ठीक है। तो अब हम बात करें कि इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आवे ही, लेकिन जब पेपर अच्छा बैठ जाता है तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है। और कभी कभी इसमें से 7.5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, मतलब अपने 15 नंबर का आता है, उसमें से ए बी क्वेश्चन आते हैं ना अपने, उनमें से इसमें से भी एक क्वेश्चन बैठ जाता है। और कभी कभी 1 नंबर वाले, मतलब सॉरी 1.5 नंबर वाले, और कभी कभी 3-3 नंबर वाले भी इसमें से बैठ जाते हैं। ठीक है। तो वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, और हमको हर चैप्टर पढ़ना ही है। कोई भी यूनिट कंप्लीट करना है तो हमको हर एक चैप्टर उसका कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें से, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है। देखो, चैप्टर का नाम है इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है अपने पास, पूर्णांक। इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम, वीडियो थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप दिख रहा होगा, तो थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करना इसमें थोड़ा। ठीक है, कि आपके पास क्या बात हो रही है। चैप्टर का नाम है इंटीजर यानी पूर्णांक। तो सबसे पहले तो देखो, पूर्णांक संख्या के बारे में तो आप जानते ही, वही पूर्णांक संख्या वाला पूर्णांक ही है ये, कोई अलग पूर्णांक नहीं डेवलप किया है मैंने। वही जो संख्या में हम बोलते हैं ना इंटीजर, बस उसी की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपन को संख्या के बारे में पता है या नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से अपन थोड़ा बहुत संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले संख्या की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, संख्या रेखा की। किसकी बात करेंगे, संख्या रेखा। संख्या रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। यदि हम नंबर लाइन की बात करें, ठीक है, यदि हम संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा आप सब जानते हो, फिर भी मैं तो बनाऊंगा। ठीक है, ये आ गया अपने सबसे बीच में, अपने पास क्या आता है, जीरो आता है, आप सबको पता है। यदि हम दाई साइड चले, ठीक है ना, तो इस साइड हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और फिर क्या आता है, इनफाइनाइट। ठीक है, और ये हम इनफाइनाइट को कैसे दर्शा देते हैं, एरो के निशान से। कौन सा इनफाइनाइट आता है, ये प्लस वाला, क्योंकि सारे नंबर इधर क्या कौन से आते हैं, प्लस वाले आते हैं। यदि हम इधर की बात करें तो देखो, इधर कौन से नंबर आते हैं, इधर अपने पास आते हैं नेगेटिव नंबर या ऋणात्मक संख्या, और मतलब ये भी इधर उधर चलता रहेगा, और कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इन्फाइनाइट तक। ठीक है ना। तो ये हम किसकी बात करते हैं, हमारे संख्या रेखा की। ठीक है, अब संख्या रेखा से हमने क्या देखा कि ये जो 1 से स्टार्ट होने वाले जो सारे नंबर है और प्लस इन्फाइनाइट तक जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स या धनात्मक संख्या। ठीक है, और बात करते हैं -1 से इधर माइनस इन्फाइनाइट तक जाने वाले जो सारे नंबर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या, या इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीरो। तो ये जीरो तो बीच में क्या हो गया, फंस गया। ठीक है ना। तो इस ये न तो क्या होता है, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। ठीक है, कि ये न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। जीरो हमारा कुछ नहीं होता, न तो पॉजिटिव नंबर्स में आता है, सॉरी, न तो नेगेटिव नंबर्स में आता है, न पॉजिटिव नंबर्स में आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे लगभग सभी बच्चों को पता होगी, किसी को नहीं है तो उसको अभी पता चल गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हमने बात की बहुत बहुत नॉर्मल लेवल की, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, लेकिन उसमें समझने वाली बात क्या थी, जीरो वाली। ये बात आ गई समझ में। अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखो जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव क्यों मानते हैं, इसका भी एक रीज़न रहता है कि जैसे इसको 1 में ऐड करेंगे तो क्या है, मतलब पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड किया तो पॉजिटिव नंबर ही आ गया, इसको नेगेटिव नंबर के साथ ऐड किया तो इसमें नेगेटिव नंबर ही आ गया। मतलब ये इसकी वजह से किसी और नंबर के साइन में कोई चेंजेस नहीं होता है, इसकी वजह से इसका नया कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको ऐसा ही करते हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने मेरी तरफ से बनाया रीज़न।
अब हम बात करते हैं और थोड़ा और डीप जाने की कि कौन कौन से और टाइप कौन कौन से होते हैं नंबर के। तो सबसे पहला नंबर जो सबके दिमाग में आता है प्राकृत संख्या, यानी जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा जो या पूरे चैप्टर में बात करेंगे, बात तो किसकी करेंगे, सब इंटीजर्स की करेंगे। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर बात किसकी करेंगे हम यहाँ पे प्राकृत संख्या की करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। सेकंड जो आता है वो क्या होता है अपने पास पूर्ण संख्या। कौन से नंबर आते हैं, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो से स्टार्ट होने वाले जो नंबर होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। थर्ड जो आते हैं वो क्या आते हैं अपने पास पूर्णांक, जिसके चैप्टर का जो हमारा नाम है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर का सॉरी, इंटीजर का मतलब क्या होता है, देखो इंटीजर का मतलब होता है कि सारे नंबर, मतलब जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, जिसमें ज़ीरो भी आ जाता है और जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव भी सारे यानी माइनस इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव भी सारे यानी प्लस इन्फिनिटी तक, और जीरो जो न तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब सारे नंबर जिसमें आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पूर्णांक। लेकिन कौन से नंबर आने चाहिए, ये पूर्ण अंक वाले, यानी जो पूरे पूरे अंक होते हैं ना, जैसे 3, 2, 1, ऐसा नहीं कि 1.5, 1.3, इनमें इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने जो 3 टाइप पढ़े हैं उनमें हम पूरे पूरे डिजिट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 -1 2 3 0, मतलब पूरे पूरे डिजिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे कोई भी डेसिमल वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा कभी जिसमें हम पूरे नंबर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत अपन को नॉलेज होना चाहिए नंबर सिस्टम का। तो अभी हम पूरी डीप नहीं जा रहे हैं इसका, सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या होल नंबर, और ये हो गई हमारे पास पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। ठीक है, ये तो हमने जिसकी बात की यहाँ तक। और इसके आगे भी और टाइप होते हैं हमारे पास, जैसे क्या होते हैं परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात करें तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन आप सबको पता है कि जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। और यहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, p और q दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, कि p और q दोनों नंबर होने चाहिए जो क्या होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए, यानी डेसिमल वाले नहीं होने चाहिए, पूर्ण डिजिट होने चाहिए, कंप्लीट डिजिट होना चाहिए। आई चीज़ समझ में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2, 2/3, ये सारे हमारे क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें आपको अभी और इसमें कुछ अच्छी चीज़ें है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम केवल डेफिनेशंस देख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में कंप्लीट आपको दे रखी है, जिसको डेफिनेशन की ज़रूरत है उसमें आराम से आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और आता है अपने पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इरेशनल नंबर क्या होता है अपने पास, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं ले सकते, उसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। या एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे √2, √3, √5, मतलब जिनका जैसे रूट की वैल्यू निकालेंगे तो इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती, ये डेसिमल के बाद चलती रहती है। ठीक है ना, कोई एग्जैक्ट वैल्यू इनकी नहीं होती, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये भी 3 टाइप की होती है, सॉरी ये भी एक, मतलब इनमें भी मतलब परिमेय और अपरिमेय को मिलाएंगे तो ये भी अलग तीन टाइप की ये वैल्यूज़ होती है डेसिमल नंबर वाले। मतलब बहुत सारे डीप बहुत सारा है इसमें, एक दिन मैं पूरा वीडियो लेके आऊँगा नंबर सिस्टम का, उसको हम आराम से देखेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमने बात की। अब इन सबको मिला के एक संख्या और आती है, कौन सी आती है रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में क्या आता है, मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, ये हमारा कौन सा नंबर हुआ वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। आई चीज़ समझ में, मतलब रियल नंबर में आपके सारे नंबर आ गए। अब आप बोलोगे सारे कहाँ से आ गए सर, इसमें तो केवल परिमेय और अपरिमेय आ रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, परिमेय संख्या में ये सारे नंबर आ रहे हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या सारे किस में आ रहे हैं परिमेय संख्या में आ रहे हैं। देखो कैसे आ रहा है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा हम नोट डाल के पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मतलब अच्छी बात है आनी चाहिए आपको। जैसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप पहले आप सोचना कि ये क्या होगा। जैसे 2 है, केवल मैंने एक डिजिट लिया आपके सामने 2, बताओ ये अपरिमेय है या परिमेय है, या ऐसा पूछूँ मैं परिमेय है या नहीं है, ये बताओ आप।
ठीक है, दो सब है अपने पास, प्राकृत संख्या भी होती है, दो पूर्ण संख्या भी होती है और पूर्णांक भी होती है। ये तीनों तो हमने टिक लगा दी कि तीन टाइप में तो ये शामिल होता है। तो ये बताओ कि परिमेय संख्या है या नहीं है, रेशनल नंबर है या नहीं है। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर बिल्कुल होगा। अब आप बोलते हो कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो क्या होती है, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो केवल 2 ही है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हमने एक चीज़ बिल्कुल सीखी है कि जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं हो, मतलब उसका मतलब वहाँ पे क्या है, डिवाइड में हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। आई चीज़ समझ में, क्योंकि डिवाइड में आप 1 मानोगे तो उससे संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, संख्या की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक का डिवाइड किसी में भी तो आंसर वो की वही संख्या या नहीं। आई चीज़ समझ में, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये क्या है, अपने पास एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक परिमेय संख्या है। एक सिंपल एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे -4 है, बताओ परिमेय है या नहीं है। तो बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे भी मैं 1 मान सकता हूँ, जरूरी थोड़ी माइनस प्लस। मैंने क्या बोला है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और इंटीजर तो प्लस माइनस सब होते हैं। आई चीज़ समझ में। तो ये भी क्या है अपने पास, ये भी क्या है अपने पास, परिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0, बताओ 0 है या नहीं है। तो 0 किस में, बताओ, जीरो के नीचे भी अपन 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 का 0 में डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। इसका मतलब ये भी क्या है अपने पास, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और मैं पूछता हूँ, जैसे 1/0, एक तो आ गया 0/1, एक आ गया 1/0। 0/1 तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यानी ये तो परिमेय संख्या अपने पास होगा। लेकिन 1/0 होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, एक तो डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि P/Q क्या होता है, रेशनल नंबर होता है जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0। तो यदि डेफिनेशन से सीधा पता है कि नीचे 0 नहीं आ सकता। नीचे 0 आने का मतलब क्या है, देखो सिंपल सा है कि जैसे मैं कि 4/2 कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 4/2 इंटू ए। इस टर्म को मैंने क्या लिखा, इस रूप में लिखा, ध्यान से समझना आप थोड़ा, कि मैंने क्या लिखा, 4/2 इंटू 2 गुणा एक ए। मतलब ए की ऐसी वैल्यू मुझे रखनी है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे एक वैल्यू क्या आनी चाहिए, मेरी 4 आनी चाहिए, मतलब 4 आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना कि 2 में 4 का भाग देने का मतलब क्या हुआ कि ए की ऐसी वैल्यू रख रहा हूँ जिसका दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर आंसर क्या आ रहा है, मेरे 4 आ जाना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। तो देखो, 4 की जगह यहाँ पे क्या है 1, तो ये मैंने 1 रख दिया। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 0 है, और मल्टीप्लाई में मैंने क्या रख दिया, ए रख दिया। अब एक चीज़ बताओ, ये ऐसी कोई एक ही ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है क्या जिसको 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास 1 आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक ही ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है क्या जिसको 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास 1 आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। मतलब ये वैल्यू कभी इक्वल आ ही नहीं सकती, मतलब इसका इसमें डिवाइड कभी जा ही नहीं सकता, मतलब 1/0 की कोई आंसर ही नहीं आ सकता। इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। और कभी कभी हम इसको क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। वैसे इन्फिनिटी बोलना गलत है, ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। आ गई चीज़ समझ में। इसलिए अब बात करें 0/1 की, तो 0/1 को तो सीधा लिख सकते हैं। देखो 4 की जगह क्या है, यहाँ पे 0 है तो ये 0 इक्वल में 2 की जगह क्या है, 1 इंटू ए। तो बताओ ए की ऐसी क्या वैल्यू है जिसको 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा, तो 0 ही है। तो इसलिए तो आंसर 0 आता है 0/1 का। आ गई चीज़ समझ में। तो ये हुई हमारा ये कंसेप्ट सिंपल सा। तो आपको पता चल गया परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। दो एग्जांपल और हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। एक तो होता है हमारे पास पाई, और एक आता है अपने पास ई। ठीक है ना। पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होता है, 3.14 होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 3.14 नहीं होते। ये वैल्यू होती है आगे से आगे चलती रहती है। ये कहाँ से आती है, 22/7 से। तो आप करके देख लेना, ये कभी रुकता नहीं है, ये भाग कभी रुकता नहीं है, आगे से आगे चलता रहता है। ठीक है ना। तो ये भी जो वैल्यू आगे से आगे चलती रहेगी दशमलव के बाद, वो भी अपनी सारी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। बात करें ई की वैल्यू भी क्या होती है, 2.71, आगे से आगे ये चलती। एक बार चेक कर लेना ये वैल्यू सही है या नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूँगा एक बार, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है मेरे। हाँ, लेकिन ये वैल्यू आगे से आगे चलती रहती है, ये भी कभी रुकती नहीं है दशमलव के बाद, इसलिए ये भी कौन सी संख्या होती है अपने पास, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अब हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, पीनो अभिग्रहित। मतलब पीनो कोई वैज्ञानिक थे,
उन्होंने अभिग्रहित दिए, मतलब कुछ बातें बताई उन्होंने, ठीक है ना। तो वो टोटल कितने इनको अभिग्रहित को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्सियोम्स, ठीक है ना। अब कितने अभिग्रहित दिए इन्होंने टोटल, इन्होंने दिए 5 अभिग्रहित, ठीक है। 5 अभिग्रहित कौन कौन से, बिल्कुल ईजी अभिग्रहित है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन हमको याद रखने हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला अभिग्रहित क्या है, सबसे पहला अभिग्रहित मैंने सारे अभिग्रहित पीडीएफ में लिख करके मैं आपको यहाँ पे बस आपको याद हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी सारा ये क्या है यदि हम पहले अभिग्रहित की बात करें, मतलब पहली बात जो इन्होंने बोली, क्या बोली इन्होंने, कि जो एक होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। मतलब एक जो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। या इन्होंने क्या बोला, एक होता है जो क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है। पहला अभिग्रह सिंपल सा है, क्या है कि एक होता है वो क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है या नेचुरल नंबर होता है। आ गई चीज़ समझ में कि एक बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये तो हुआ पहला अभिग्रहित। बात करें दूसरे अभिग्रहित की, तो दूसरे अभिग्रहित में इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या का क्या होता है, एक मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए एक एकल प्राकृत संख्या या परवर्ती मतलब विद्यमान होता है। परवर्ती कैसे विद्यमान होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मैंने बात की आपके कि जैसे मैं बात करता हूँ एक थ्री क्या है अपने पास, प्राकृत संख्या है, तो इसके लिए एक परवर्ती विद्यमान होगी। क्या होगी, परवर्ती का मतलब क्या होता है, 2 के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, प्लस। मतलब 3 का परवर्ती क्या है अपने पास, 2 प्लस। 2 का परवर्ती क्या है, 1 प्लस। आई चीज़ समझ में। ऐसे हर संख्या का जो भी प्राकृत संख्या होती है उसका एक परवर्ती उपस्थित रहता है। जैसे मैं बात करूँ 5 का परवर्ती क्या है अपने पास, तो 5 का परवर्ती है 4 प्लस। आई चीज़ समझ में। मतलब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि n प्लस, मतलब कि इसमें एक जोड़ने पर 1 के ऊपर प्लस लगाने का मतलब क्या है, 1 में एक जोड़ने पर क्या मिल जाएगा हमको, अगली प्राकृत संख्या मिल जाएगी। ऐसे 2 में एक जोड़ने से हमको क्या मिल जाएगी, अगली प्राकृत संख्या मिल जाएगी। ऐसे 4 में एक जोड़ने से हमको अगली प्राकृत संख्या मिल जाएगी। तो मतलब 5 का परवर्ती क्या कहलाएगा, 4 प्लस। ऐसे 2 का परवर्ती क्या कहलाएगा, 1। 3 का परवर्ती क्या कहलाएगा अपने पास, 2 कहलाएगा। ऐसा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ 3 का परवर्ती, सॉरी 3 के ऊपर प्लस, प्लस के ऊपर प्लस, बताओ इसका क्या वैल्यू मिलेगी। तो 3 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4, और 4 में वापस प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। तो कभी कभी डायरेक्ट ये भी बोल दिया जाता है कि 3 प्लस और होल पावर प्लस की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, 5। तो इसका मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परवर्ती, ठीक है ना। तो सीधा से मैं आपको बोल के सुना देता हूँ क्या लैंग्वेज है, कि प्रत्येक n बिलोंग करता है n के लिए, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए एकल प्राकृत संख्या n प्लस विद्यमान होती है, ठीक है ना। प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए एक एकल प्राकृत संख्या n प्लस विद्यमान होती है जो n का परवर्ती कहलाती है। आ गई चीज़ समझ में। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। ये तो हुआ अपने पास सेकंड अभिग्रहित। पहला अभिग्रहित क्या है कि एक प्राकृत संख्या होती है। दूसरा अभिग्रहित प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए एक परवर्ती उपस्थित रहता है। और लेकिन अभी ये देखो थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है। हमने बात की, देखो 2 के लिए क्या लिखते हैं, 1 प्लस, 3 के लिए 2 प्लस, 4 के लिए 4, 5 के लिए 4 प्लस। बताओ एक का परवर्ती क्या होगा, तो फिर एक का परवर्ती कहाँ से आया, तो एक का कोई परवर्ती नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक का कोई परवर्ती नहीं होता है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, एक का कोई परवर्ती नहीं होता है। मतलब जो एक होता है उसका कोई परिवर्ती नहीं होता है, उसके आगे जो सारी संख्या होती है उनके परिवर्ती उपस्थित रहते हैं। वो तो आपको सीधा सा इसमें दिख भी गया होगा। ये कितने पॉइंट हो गए अपने पास, 3 पॉइंट। चौथा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि समान परिवर्ती वाली संख्याएं, 2 प्राकृत संख्याएं क्या होती है, समरूप होती है। ये तो सिंपल सा पॉइंट है। देखो क्या है कि ये सीधा सा ये पॉइंट है कि m प्लस बराबर n प्लस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या कि m बराबर क्या होगा, n होगा। इसका देखो क्या सीधा सा मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि अपन कर रहे हैं 2 प्लस और बराबर 3 प्लस, इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। मतलब 2 प्लस बराबर 3 प्लस, इन दोनों की वैल्यू कभी बराबर आ सकती है क्या, 2 प्लस का मतलब 3 और 3 प्लस का मतलब 4, मतलब इन दोनों की वैल्यू कभी बराबर आ ही नहीं सकती। मतलब m प्लस n प्लस का मतलब क्या है, सीधा सा यही है कि 2 प्लस बराबर 2 प्लस, यानी इन दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, हमेशा बराबर ही आएगी। मतलब उनके परिवर्ती समान है तो वो वैल्यू जो संख्या रहेगी वो भी क्या रहेगी, समरूप रहेगी। सीधा सा पॉइंट है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। ये अपने कितने अभिग्रहित हुए, 4 अभिग्रहित। बहुत इजी अभिग्रहित है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने सारे आपको पाँचों अच्छे तरीके से लिखा रखे, आप डिटो एग्जाम में जाके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
अब जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है अपने पास, आप ध्यान से सुनना, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, कि प्राकृत संख्याओं के किसी भी समुच्चय जिसमें एक हो, मतलब प्राकृत संख्या को कोई भी समुच्चय है जिसमें अपने पास एक उपस्थित हो और प्रत्येक संख्या n के लिए इसका परिवर्ती n प्लस हो, तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, सभी संख्याएं जो क्या होती है प्राकृत होती है। देखो इसका मतलब क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है आपका, सीधा सा है कि हम बात कर रहे हैं कि कोई आपके पास कोई मतलब कि ए कोई उप समुच्चय है किसका, n का, ठीक है ना। n मतलब क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, मतलब ए सबसेट है n का, कि यदि एक भी बिलोंग करता है किससे, ए से, और कोई नंबर है जैसे ए नंबर मान लिया, स्मॉल ए, मैंने कोई डिजिट मान लिया, वो किस में है, ए में है, और उसका परिवर्ती यानी ए प्लस भी किस में है, ए में है। इसका मतलब क्या है कि ए बराबर क्या होगा, हमेशा n होगा। ये बात ये कहना चाह रहा है कि उसमें जो उपसमुच्चय माना है उसमें एक भी है, उसके अलावा कोई भी डिजिट हो वो डिजिट भी है, प्लस उसका उपसमुच्चय उसका परिवर्ती भी है। आई चीज़ समझ में। इसका मतलब वो किसकी, वो कुल मिला किसकी बात कर रहा है, वो नेचुरल यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये अपन इसकी बात कर रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने कोई ए उपसमुच्चय माना, ये मैंने बनाया उपसमुच्चय, उसमें एक तो उपस्थित है ही है, उसके अलावा मैंने कोई डिजिट मान लिया, जैसे एक तो उसमें से पहले उपस्थित है ये, जैसे मैंने माना 2, ठीक है। अब इसका ये किसका परिवर्ती है, दो का परिवर्ती कौन है, सॉरी 2 किसका परिवर्ती है, 3 का, तो 3 भी आएगा। 3 किसका परिवर्ती है, 4 का। मतलब इससे इस तरह का मतलब, इसका मतलब क्या है कि इसमें सारे अवयव उपस्थित है। बात यही हो रही है कि ये किसका समुच्चय हो रहा है, नेचुरल नंबर का समुच्चय है। आई चीज़ समझ में। तो ये 5 पॉइंट आपको आने चाहिए, पिनो अभिग्रह जिसको हम बोलते हैं, बहुत ईजी है ये, ठीक है ना। तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। ये हो गया आपके पास पांचों अभिग्रह। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सुक्रमण सिद्धांत। देखो सुक्रमण सिद्धांत या वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल ही फर्जी सिद्धांत है। देखो क्या है, बहुत सिंपल सा है कि धन पूर्णांकों की, ध्यान से सुनना, कि धन पूर्णांकों के प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय मतलब ऐसा सबसेट जिसमें कुछ ना कुछ अवयव होते ही है। एस में हमने मान लिया वो क्या है, एस है हमारे पास, ठीक है। एक न्यूनतम अवयव ऐसा होता है, मतलब एक अवयव तो ऐसा होता ही है, अर्थात एस में एक ऐसा पूर्णांक बी है कि इसके सभी अवयव ए के लिए। क्या कहना चाह रहा है कि एस क्या है, अपने पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी अरिक्त उपसमुच्चय है अपने पास, ठीक है। इसमें एक अवयव बी, मैंने मान लिया कोई अवयव बी, एक अवयव तो ऐसा उसमें उपस्थित होता ही है जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा या तो बाकी के अवयव जो होते हैं उसके बराबर या उनसे बड़ी होती है। आई चीज़ समझ में। तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि कोई भी एक अरिक्त उपसमुच्चय है अपने पास एस, उसमें एक अवयव बी तो ऐसा होता ही है जिसकी वैल्यू बाकी के जो अवयव है उनसे बड़ी या उनके बराबर होती है। ये अपना क्या है, सुक्रमण सिद्धांत या वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। आ गई चीज़ समझ में आपको। अब देखो इसके आगे 2 डेफिनेशंस और मैंने पीडीएफ में डाल रखी है आपके। एक डेफिनेशन तो है आपके पास आर्किमिडियन गुण, एक डेफिनेशन तो क्या है आपके पास, आर्किमिडियन गुण, और दूसरी है आपके पास अक्षमता, ठीक है ना। बहुत इजी डेफिनेशन है और वो एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है, जिनको भी आप पढ़ लेना। और ये अक्षमता वाली तो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना, तो ये भी आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं इसके जो एग्जांपल्स है वो कौन से टॉपिक पर आधारित है, उनकी हम बात करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत, ठीक है, जिसको हम परिमित आगमन सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट मैथमेटिकल इंडक्शन, या ऐसा भी बोल सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन, ठीक है। ये तो हो गया इसके इस टॉपिक का नाम। अब बात करते हैं इस टॉपिक में इसका मतलब क्या है या इसमें हम करते क्या है सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिद्धांत है ये कि कौन सी संख्याओं के लिए लागू होता है, ये लागू होता है धन पूर्णांक संख्याओं के लिए। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। कौन सी संख्याओं के लिए लागू होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लागू होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 और डैश डैश प्लस इन्फिनिटी तब तक यहाँ, मतलब ये प्लस इन्फिनिटी तक की बात हो रही है। कहाँ से लगाकर, 1 से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक की, मतलब ये कौन सी संख्या हो गई है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। कौन सी संख्याओं की बात हो रही है, प्राकृत संख्या की। तो मतलब गणितीय आगमन जो सिद्धांत है या परिमित आगमन सिद्धांत है, ये कौन सी संख्याओं के लिए लागू होता है, धन पूर्णांक संख्याओं के लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसमें क्या क्या स्टेप होता है या इसको क्यों लागू करते हैं या इससे हम क्या सिद्ध करेंगे। देखो
कोई भी देखो, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ सीधा सा कि आपको ऐसा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भी है बचपन में। क्या पढ़ा है कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n इक्वल टू हम क्या निकालते थे n+1/2। इस तरह से हमने एक सीरीज़ वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने ये पढ़े थे सारी चीज़ें, ठीक है। एपी पढ़ते थे ना हम, 1 + 2 + 3, इसका हमको फॉर्मूला क्या मिलता था n+1/2। अब हमको ये चीज़ दे दी, अब हमको इसको प्रूफ करना है कि जो ये इधर सीरीज़ है पूरी, इधर जो पूरी एपी है, ठीक है ना, इसका ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये सही है या गलत है, ये हमको इस बार, अब हमको क्या, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे। हमको प्रूफ करना होगा कि ये जो सीरीज़ का जो ये फॉर्मूला आ रहा है ये सही है या गलत है, ये हमको प्रूफ करना होता है। तो उसके लिए इसमें जो सिद्धांत में जो स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं इसमें। जो पहला जो स्टेप होता है स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होता है इसमें, स्टेप 1 होता है बेसिक स्टेप। क्या होता है बेसिक स्टेप, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार सोपान। क्या होता है आधार सोपान। ये वाला टॉपिक आपने पिछले 11th क्लास में भी पढ़ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो देखो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारे पास, बेसिक स्टेप आधार सोपान। इसमें क्या होता है, जैसे हमको ये दे रखी है, इसको मैंने क्या मान लिया, P(n) मान लिया, ठीक है ना, कि पूरा जो स्टेटमेंट है इसको मैंने क्या मान लिया, P(n). आई चीज़ समझ में, क्योंकि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है अपने पास, n टर्म्स है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो पूरा जो कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें क्या करते हैं हम, n बराबर क्या लिखते हैं, 1 लिख के देखते हैं। इस जो फर्स्ट बेसिक स्टेप होते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, n = 1 पर, यानी हम क्या निकालते हैं, P(1) निकालते हैं। केवल एक टर्म के लिए इस फॉर्मूले को, या फर्स्ट टर्म के लिए इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, सिद्ध करके देखते हैं। यदि n बराबर इक्वल पर ये प्रूफ होता है, मतलब ये क्या होता है, हैंस प्रूव्ड हो जाता है n बराबर 1 के लिए, यानी फर्स्ट स्टेप के लिए ये प्रूव्ड हो जाता है। तो फिर हम क्या मान लेते हैं, अतः माना कि n बराबर k के लिए भी यह सत्य होगा। क्या मान लेते हैं हम कि n बराबर k के लिए भी क्या होता है, ये सत्य होगा। फिर जो सेकंड स्टेप आता है वो क्या आता है हमारा, फिर आता है हमारा आगमन सोपान। जो सेकंड स्टेप आता है वो क्या आता है, आगमन सोपान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन स्टेप। ये भी वैसे ये टर्म भी इसी में आती है, इस वाले प्रोसेस में या इस वाले स्टेप में, कि जो यदि हम n बराबर 1 के लिए प्रूव कर देते हैं तो माना कि वो n बराबर k के लिए भी, मतलब कोई भी संख्या आगे आई उसके लिए भी क्या मान लिया हमने कि ये प्रूफ होगा या ये सिद्ध हो जाएगा। इसके आगे जो जो सेकंड स्टेप आती है वो क्या आती है हमारी, आगमन सोपान। इसमें क्या करते हैं हम, n = अतः n बराबर k के लिए तो हो गया सिद्ध, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अतः n = k+1 के लिए सिद्ध करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है उसमें हम क्या करते हैं, n = k+1 के लिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। यदि k+1 के लिए भी ये प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब जो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्या कह सकते हैं कि इस सीरीज़ का जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है। और ये किसके लिए लागू होगा, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए। ये भी हमको साथ में लिखना है कि जो ये फॉर्मूला लागू हो रहा है किसके लिए लागू होगा, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, क्योंकि ये जो सिद्धांत है किसके लिए लागू होता है, केवल प्राकृत संख्या के लिए। आई चीज़ समझ में। तो इस सिद्धांत में क्या, सिद्धांत का नाम क्या है अपने पास, गणितीय आगमन सिद्धांत, जिसको परिमित आगमन सिद्धांत भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये किसके लिए लागू होता है, सबसे पहली बात ये है कि धन पूर्णांक संख्याओं या प्राकृत संख्याओं के लिए लागू होता है। क्या करते हैं इसमें, कोई भी एक फॉर्मूला या सीरीज़ का एक सॉल्यूशन दे रखा होता है, हमको प्रूव करना होता है कि वो सॉल्यूशन सही है या गलत है। आई चीज़ समझ में। तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 होते हैं। बेसिक स्टेप में क्या होता है, आगमन आधार सोपान जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि जो वो सीरीज़ है या जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट स्टेप में लागू होता है या नहीं होता है। यदि फर्स्ट स्टेप में नहीं होगा मतलब बात ही खत्म, वहीं क्वेश्चन रुक जाएगा। लेकिन यदि एक के लिए लागू होता है तो हम मानेंगे कि के के लिए भी होता है। के मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे एक लिया है हमने वैसे कोई भी संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्याओं में कोई भी संख्या हो सकती है। फिर हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, तो के लिए सिद्ध मान लिया तो हम k+1 के लिए भी एक बार प्रूफ करेंगे। यदि k+1 के लिए भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध होता है। तो इस तरह से हमको ये सिद्धांत यूज़ में लेना है। तो आपको केवल सिद्धांत में पूछ लिया जाए तो ये 2 स्टेप लिखने हैं आपको, और एक पॉइंट और क्या लिखना है, ये प्राकृत संख्याओं के लिए, धन पूर्णांक संख्याओं के लिए लागू होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं तो बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ये कितने पेज नंबर पे है, पेज नंबर 10 पे है आपकी बुक में, ठीक है ना।
जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, सीधा सा एक स्टेटमेंट पी ऑफ एन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट है, और एन का मतलब क्या है, टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे एन है। ठीक है, क्या देर का स्टेटमेंट जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल देखा था कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 एन इक्वल टू एन + 1 डिवाइड बाई 2। अब हम इसको प्रूव करना है हमको कि ये इस सीरीज़ का जो सॉल्यूशन एन + 1 डिवाइड बाई 2 है वो सही है या गलत है। और देखो साथ में दे रखा है कि n इज़ ग्रेटर देन 1 और इक्वल ग्रेटर देन 1, मतलब 1 या 1 से बड़ा, मतलब किसकी बात कर रहा है, प्राकृत संख्याओं की। आई चीज़ समझ में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो लाइन लिखते हैं, एक क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, मतलब थ्योरी उसमें क्या लिखनी है, बाकी क्वेश्चंस को हम केवल मैथमेटिकल रूप से सोल्व करेंगे। थ्योरी आप लिख सकते हो, थ्योरी भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लिखनी है। पहला पॉइंट क्या लिखना है, परिमित आगमन सिद्धांत से। परिमित क्यों बोल रहे हैं, केवल कुछ संख्याओं के लिए, यानी केवल प्राकृत संख्याओं के लिए ही इसे लागू कर रहे हैं, इसलिए हम इसको परिमित आगमन सिद्धांत बोल रहे हैं। परिमित आगमन सिद्धांत से, ठीक है। परिमित आगमन सिद्धांत से सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप 1, कौन सा स्टेप होता है, आधार सोपान। क्या होता है, आधार सोपान। आधार सोपान में हम क्या करते हैं, n = 1 पर यही करते हैं। तो n = 1 पर क्या होगा, P ऑफ 1, यहाँ पे P ऑफ 1 आ जाएगा n की जगह। अब देखो P ऑफ 1 का मतलब यूँ नहीं केवल एक को ले लेना, एक भले यहाँ पे 5 भी होता है तो 5 भी लेना पड़ता है हमको P ऑफ 1 का मतलब सीधा सा है कि फर्स्ट स्टेप लेनी है आपको, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ए का मतलब एक नहीं लेना है आपको, इस यहाँ पे एक रखने का मतलब क्या है, इनकी जगह फर्स्ट स्टेप लेनी, स्टेप आपको फर्स्ट लेनी है। तो देखो पूरी सीरीज में फर्स्ट स्टेप कौन सी है, 1 ही है, तो मैंने इधर तो ले लिया 1, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, देखो n की जगह क्या लिखूँगा, यहाँ पे आपको n की जगह क्या लिखना है, 1, यहाँ पे भी क्या लिखना है, 1 + 1 डिवाइड बाई 2। तो देखो 1 तो इधर तो चल ही रहा है, इधर देखो 1 तो ये एज इट इज़ है, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल है, तो क्या है अपने पास 1 = 1, मतलब दोनों साइड LHS और RHS इक्वल आ गई। मतलब क्या हुआ, जो बेसिक स्टेप है, ये आधार सोपान है, वो मतलब n = 1 पर ये जो प्रूफ हो गई है, जो ये हमको स्टेटमेंट दे रखा है वो n = 1 पर क्या होता है, सिद्ध है। तो हम क्या लिखेंगे, जो कि सत्य है, बिल्कुल सत्य है, 1 = 1 ही होगा, 1 = 2 तो हो नहीं सकता, मतलब ये क्या हो गया, जो कि सत्य है। अतः अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आती है, हमारी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होती है हमारे पास, आगमन सोपान। आगमन सोपान में क्या होता है, हम क्या मान लेंगे, अतः n = k के लिए भी कथन सत्य होगा। ये क्या आ गया, हमने k के लिए मान लिया, यानी P ऑफ k के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रूव करेंगे n = k + 1 के लिए। किसके लिए प्रूव करेंगे, n = k + 1 के लिए। n = k + 1 की बात कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, जो एक चीज़ हमने पिछले पॉइंट में नहीं लिखी कि हमने क्या माना कि n = k के लिए क्या होता है, ये कथन सत्य होता है। देखो n = k के लिए सत्य होता है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इस कथन को कि P ऑफ k रखने पर टोटल k, यहाँ पे k लिया, इसका मतलब टोटल कितनी स्टेप्स लेनी है अपन को, k स्टेप्स, और k स्टेप्स कितनी है अपन को एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैं लास्ट में क्या ले लूँगा, n की जगह k, और बराबर में ये सत्य है, तो बराबर में भी फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, देखो क्या चल रहा है, n + 1 डिवाइड बाई 2 ये चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k + 1 डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दी, फर्स्ट दे दी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने देखो सीधा सीधा लिखा है ना कि n = k के लिए सिद्ध है, मतलब ये एक के लिए सिद्ध है, मतलब k के लिए भी सिद्ध है, ये हमारा सिद्धांत कहता है। तो मैंने k के लिए जो ये टर्म आई वो एज इट इज़ लिख दी, और दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, भाई सिद्ध है मतलब क्या, दोनों इक्वल है, तो मैंने ये k लिख दिया। टोटल k के लिए निकाल रहे तो टोटल टर्म्स क्या हो गई, और जहाँ n है वहाँ मैंने क्या लिख दिया, और इक्वेशन इसको 1 दे दी, ठीक है ना। तो ये हमारा, ये चीज़ हमको करनी है, हर क्वेश्चन में करनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम n = k + 1 के लिए। इसके लिए हमको प्रूव करना है, इसके लिए हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो वही P ऑफ k + 1 ले लेंगे। इस बार इधर क्या चल रहा था, 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश। सबसे पहले तो कहाँ पहुँचेंगे हम, k तक। k + 1 का मतलब हमको क्या करना है, k + 1 वाली स्टेप लेनी है। आई चीज़ समझ में, ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूज़न करती है। ऐसा नहीं केवल n है वहाँ पे k + 1 रख दिया, नहीं, k + 1 का मतलब है टोटल स्टेप्स कितनी लेनी है अपन को, k + 1,
तो देखो के तक की स्टेप तो हमने पीछे बात की थी, तो ये के तक की स्टेप तो ये हो गई, और के प्लस वन उसके जस्ट आगे आएगी क्योंकि प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। तो देखो के प्लस वन कहाँ आएगी, इसके आगे, जस्ट के प्लस वन वाली टर्म। केवल ऐसा नहीं है कि आप अन की जगह के प्लस वन रख रहे हो, नहीं, आपको के वाली स्टेप भी लेनी है और उसके जस्ट आगे के प्लस वन वाली स्टेप लेनी है। आगे चीज़ समझ में, आपको RHS नहीं लिखना है, RHS हमको प्रूव करना है। तो देखो ये जो वाली टर्म है यहाँ तक की, के तक की, इसकी वैल्यू हमने पीछे अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखी थी, क्या लिख देंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के प्लस वन डिवाइड बाई टू, और साथ में क्या चल रहा है अपने पास, के प्लस वन। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है के प्लस वन, तो ये के प्लस वन कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, के बाई टू प्लस वन। ठीक है, तो ये के प्लस वन तो मेरा एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो के प्लस टू डिवाइड बाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीज़ बहुत समझने वाली है कि के प्लस वन, के प्लस टू और डिवाइड में टू। आगे चीज़ समझ में, जब हमने के लिए देखा था, या आप ऐसा देखो, जब हम एन के लिए देख रहे थे तो क्या आ रहा था, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यही फॉर्मूला आ रहा था। अब हमने एन की जगह क्या लिया, के प्लस वन, तो देखो यहाँ पे आ गया एज इट इज़, वही प्रूव कर दिया हमने। के प्लस वन के लिए निकाल रहे तो हमको हमारे पास ये आना चाहिए ना, कि एन की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, के प्लस वन। तो देखो इस एन की जगह आ गया के प्लस वन, इस एन प्लस वन की जगह देखो इस एन की जगह आ गया के प्लस वन, और प्लस में वन चल रहा था इसलिए क्या हो गया ये के प्लस टू, और डिवाइड में टू चल रहा है तो टू आ गया। इस तरह हमको के प्लस वन के लिए RHS प्रूव करना है, तब जाके हम क्या कह सकते हैं कि ये सिद्धांत सभी प्राकृत संख्याओं के लिए। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः n इक्वल टू के प्लस वन पर बी कथन सत्य है। अतः पी ओपन n ग्रेटर देन वन या इक्वल वन के लिए सत्य है। आगे चीज़ समझ में, तो इस तरह हमको प्रूव करना है कि, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फर्स्ट वाला एग्जांपल, ठीक है ना। तो अब आगे के एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखो सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा, कथन हमको क्या दे रखा है कि 1 + 3 + 5 डैश 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 2n-1 इक्वल टू n स्क्वायर। अब इसको हमको प्रूव करना है। तो देखो सारी जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है वो आप लिख लेना, या मैं PDF में डाल दूँगा, उसमें सारी थ्योरेटिकल लैंग्वेज मैंने लिख रखी है। अभी मैं डायरेक्ट सारी मैथमेटिकल टर्म ही लिखूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आधार सोपान बेसिक स्टेप, यानी P ऑफ वन रखते हैं, यानी n इक्वल टू वन पर। मतलब क्या है, एक रखने का मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप कौन सी है, वन, ये मैंने वन रख दी। इक्वल में देखो क्या चल रहा है, n स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, यानी वन इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। मतलब क्या हो गया, कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो आगे आपको क्या लाइन लिखनी है, जो कि सत्य है। फिर क्या आती है सेकंड स्टेप, आगमन सोपान। उसमें हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ये के लिए भी क्या होगी, सत्य होगी, और के लिए सत्य होगी। मतलब टोटल कितने स्टेप्स लेने हैं आपको, 1 + 3 + 5 डैश 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 प्लस 2k-1। मतलब जहाँ के हो वहाँ, सॉरी जहाँ n हो वहाँ के लिख दो, और बराबर में हम क्या मान लेंगे, के स्क्वायर। ये तो हमने मान लिया, सिद्ध है भाई पहले से, तो इसको स्टेप क्या दे दूँगा मैं, फर्स्ट स्टेप दे दूँगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए इसको सिद्ध करते हैं। के प्लस वन के लिए सिद्ध करेंगे तो देखो क्या आएगा कि के तक की तो सारी स्टेप आएगी ही आएगी, मतलब 2k-1 तक की तो सारी स्टेप, मतलब ये वाली चीज़ तो पूरी एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। इसके आगे जो स्टेप आएगी वो कौन सी स्टेप होगी, के प्लस बी। अपन कह रहे हैं कि एक तो चौथी स्टेप और एक 4+1 वाली स्टेप, तो यही होगा ना कि एक तो चौथी स्टेप और एक फिफ्थ स्टेप। इसका मतलब यही हुआ, मतलब 4 तक तो सारी स्टेप आएगी, उसके आगे वाली स्टेप आएगी। +1 का मतलब उसके जस्ट आगे वाली स्टेप। आगे चीज़ समझ में, तो के तक की तो सारी स्टेप लिखेंगे। अब इसके आगे वाली स्टेप कौन सी होगी, k+1 वाली, ठीक है। तो k+1 वाली स्टेप कौन सी होगी, जहाँ के है वहाँ पे क्या आ जाएगा, k+1। तो ये 2 तो मेरा एज इट इज़ है, और ये k+1 और ये -1, मतलब जहाँ के है लास्ट में वहाँ पे हम क्या कर देंगे, k+1, और ये -1 एज इट इज चल रहा है, ठीक है। और बराबर में नहीं लिखेंगे, बराबर में हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से, के स्क्वायर, तो ये आ गया के स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है, देखो 2k + 2 - 1, तो देखो क्या आया, के स्क्वायर + 2k, और ये क्या आ गया, +1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k+1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं हमारे बेसिक जो क्वेश्चन है वहाँ पे चलते हैं।
बेसिक क्वेश्चन में एंड में क्या दे रखा था RHS में एन स्क्वायर की जगह मैंने प्रूव कर दिया k+1 का स्क्वायर, या आप यहाँ से देख लो जहाँ k स्क्वायर था वहाँ मैं क्या ले आया k+1 का स्क्वायर ले आया। आ गई चीज़ समझ में? इसका मतलब क्या हो गया, ये हैंस प्रूव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हमने n बराबर k के लिए भी कथन सत्य है सभी प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से। आगे चीज़ समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 आप कर सकते हो, बहुत इजी एग्जाम्पल है और जो आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी इजी है लेकिन मैं करा रहा हूँ आपको कि क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, कि क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन मतलब कथन क्या है अपने पास कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और डैश 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 प्लस n का स्क्वायर, जिसका क्या फॉर्मूला दे रखा है n+1 to n+1 डिवाइड बाई 6। हमको तो वैसे दिख गया, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा गणितीय आगमन सिद्धांत से। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या कहता है, n=1 पर क्या लिखते हैं हम, P(1). ई P(1) का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या आपके पास 1 का स्क्वायर इक्वल में क्या चल रहा है n, यानी 1+1 2 × 1+1 और डिवाइड में क्या चल रहा है 6। तो ये क्या चल रहा है 1 स्क्वायर और इधर क्या, सॉरी 1 हो गया है तो 1 का स्क्वायर, इधर देखो 1+1 2 और इधर कितना हो गया 2 × 1+1 कितना हो 3, 3 × 2 6, 6 से 6 डिवाइड होगा तो कथन क्या हो जाएगा, एक के लिए सत्य। तो हम क्या मान लेंगे कि ये k के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो k के हिसाब से कितनी टर्म्स आ जाएगी यहाँ पे, k टर्म्स, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस k स्क्वायर और इक्वल में क्या आ जाएगा k+1 2k+1 और डिवाइड में क्या चल रहा है 6 और ये स्टेप कौन सी हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं n=k+1 के लिए, किसके लिए देखेंगे, k+1 के लिए। तो इसमें क्या आएगा P(k+1) मतलब क्या होगा, वो सारी टर्म्स तो आएगी कहाँ तक की 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 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 k स्क्वायर, k तक की तो सारी टर्म आएगी। उसके आगे हम देखेंगे n की जगह क्या आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर, मतलब k+1 वाली टर्म ले लेंगे। और ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है इसका RHS। ठीक है, RHS प्रूव करेंगे तो देखो ये वाली सारी वैल्यू तो क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। यहाँ से ये वैल्यू लिख लेंगे हम, क्या है वैल्यू ये k+1 ये 2k+1 और डिवाइड में क्या चल रहा है 6। ठीक है ना, और अब इसको हटा देते हैं हम, अब बात करते हैं ये इधर क्या चल रहा है k+1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले बात करो कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन की बात करो तो k+1 हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, इधर क्या बचेगा k+1 और डिवाइड में क्या चल रहा है 6, इधर बचेगा अपने पास k+1। आ गई चीज़ समझ में? तो ये k+1 तो मेरा एज इट ही चल रहा है, इधर एलसीएम लोगे आप तो क्या होगा, देखो 2k² प्लस k, ये तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कराया, ये 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6k+6 और डिवाइड में क्या चल रहा है 6। आ गई चीज़ समझ में? ये k+1 और ये डिवाइड में 6 है, ये तो आ जाएगा बाहर। अब बात करते हैं अंदर, 2k² प्लस 7k प्लस 6 डिवाइड, और ये हो गया पूरी टर्म हमारी। आ गई चीज़ समझ में आपको? अब देखो इसको क्या करेंगे हम, ठीक है, अब ये क्या चल रहा है, देखो k+1 डिवाइड बाई 6 तो मेरा एज इट ही चल रहा है। अब बात करें अंदर जो ये वाली टर्म, इसको हम तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, मैं इसको मैं k+2 और इसको 2k+3 में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि इसको k+2 और 2k+3 में कैसे तोड़ा, तो ये सी चीज़ें तो हमने पहले बहुत फैक्टराइजेशन हमने कर रखे हैं, आपने पढ़े होंगे, लेकिन और मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इसमें क्या रखेंगे k=-2 रखेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, कि k=- टर्म रखने पर पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या, किसका फैक्टर, इसमें एक फैक्टर क्या है, k+2 भी इसका एक फैक्टर है। k क्या रख रहा हूँ मैं -2, और -2 रखने पर पूरी टर्म क्या हो रही है, पूरी इक्वेशन क्या हो रही है 0। इसका मतलब k+2 भी इसका एक फैक्टर है, और k+2 फैक्टर है तो k+2 का मैं जब इसमें डिवाइड देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है 2k+3। आई चीज़ समझ में? इस तरह से इसके ये दो फैक्टर आ जाते हैं। ये आ गए अपने पास, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। k+1 k+2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2k+1 और +1 और डिवाइड में क्या चल रहा है 6। ठीक है, ये हमको प्राप्त हुआ लास्ट में जाके pk+1 के लिए। अब देखते हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये कैसे चेक करें, हमें k के हिसाब से चेक कर लेंगे कि जो जहाँ जहाँ k है वहाँ k+1 आया है या नहीं आया। देखो सबसे पहली टर्म क्या थी k, तो यहाँ पे k+1 आ गया। फिर क्या था अपने पास
k+1 तो क्या आ गया k+2 आ गया, क्योंकि 1 और ऐड हो गया। यहाँ पे देखो 2 की जगह 2 ही है, k की जगह क्या आ गया k+1 और +1 की जगह +1 ही है और डिवाइड में 6 है। इसका मतलब जो ये आया है वो बिल्कुल सही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P(k+1) लिख सकता हूँ। मतलब जो कथन है वो सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 5। क्या स्टेटमेंट है आपके कि P(n) = 1.2। 1.2 मतलब ये क्या चल रहा है अपने पास, मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट यहाँ पे, 2.2², 3.2⁴, 4.2⁴। इसका मतलब समझ में आया। जो आगे मल्टीप्लाई में है वही अपने क्या है पावर में है 2 के ऊपर। 2 तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, बस पावर क्या होती जा रही है आगे की संख्या के हिसाब से चेंज होती जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, यदि आगे n है तो पावर क्या हो जाएगी 2 के ऊपर n। इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है वो क्या दे रखा है हमको, n-1 2n+1 +2। आ गई चीज़ समझ में ये आपको। अब देखो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए या n = 1 के लिए। फर्स्ट टर्म कौन सी है अपने पास 1.2। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, केवल 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। फर्स्ट का मतलब क्या आ रहा है फर्स्ट टर्म कौन सी है 1.2। इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास ये, यहाँ पे देखो फर्स्ट की जगह क्या लिख दूंगा 1-1 2n+1 और प्लस में क्या चल रहा है 2, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। और देखो 1-1 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये वाली पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी 0, बचेगा क्या केवल 2, यानी 2 = क्या आ गया 2। आ गई चीज़ समझ में। मतलब n = 1 के लिए क्या है कथन सत्य है। अब बात करते हैं हम n = k के लिए, जो हम मान लेंगे कि क्या होगा ये सत्य होगा। k के लिए बात करेंगे तो एक बार k के लिए इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। हम कैसे बनाएंगे कि 1.2 + 2.2² डैश 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 प्लस k.2k, मतलब जो टर्म्स है वो क्या है k है, तो उसके 2 के ऊपर पावर भी कितनी आ जाएगी k। इक्वल में हम क्या लिख देंगे n की जगह k-1 2k+k+1 और प्लस में क्या चल रहा है 2। और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे इसी चीज़ को, n = k+1k या 1k k+1 पर, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास P(k+1), ठीक है। तो अब बात करेंगे हम k+1 मतलब क्या आ रहा है, जो सारी k वाली टर्म्स है वो तो लेनी है, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ से। वापस एक ही चीज़ लिखूँगा मैं, वापस ये वैल्यू लिखूँगा, तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ k-1 2k+1 +2। देखो बात समझ में आई ना। क्या करते हैं सबसे पहले हम k+1 के लिए पहले तो सारी टर्म्स लिखते हैं कहाँ तक की k तक की, फिर आगे वाली टर्म लिखते हैं k+1 वाली, और वापस वही बाई इक्वेशन फर्स्ट ये वाली k तक के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, और प्लस में क्या चलेगा k+1 वाली टर्म, तो k की जगह क्या आ जाएगा k+1 और डॉट में क्या आ जाएगा k+2k+1। अब देखो अब बात करें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक चीज़। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 2k+k+1। तो देखो क्या कॉमन आया 2k+k+1। यहाँ पे क्या बचा k-1 और यहाँ पे क्या बचा k+1, और ये वाले 2 एज इट इज चल रहा है अपने, 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो 2k+k+1 चल रहा है अपने पास, ये 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा 2k, और यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास 2। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है 2 भी चल रहा है, मतलब 2 की पावर 1 चल रही है। इस 2 की पावर 1 को मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2k+1+1 बिल्कुल हो जाएगी। और अब देखो क्या चल रहा है यहाँ पे k चल रहा है, तो k को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या k+1-1, वापस +-1 कैंसिल हो जाएंगे तो वापस k रह जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है अपने पास 2। बस यहाँ से इस स्टेप से स्टेप में जमाना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके प्रूफ हो पाएगा। कैसे प्रूफ हो पाएगा, देखो हमारे पास क्या था n-1 यही था, 2n+1 और प्लस में 2। अब देखो n की जगह k+1 आया है या नहीं आया चेक करो। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है n-1, तो देखो k+1-1, यहाँ पे क्या चल रहा है 2n+1, यानी n की जगह क्या आ गया k+1 और ये +1 चल रहा है, और प्लस में क्या चल रहा है 2। मतलब क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया किसके लिए k+1 के लिए। आया इस चीज़ समझ में। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 6 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है ना।
क्या आएगा अपने पास पी ऑफ एन, सबसे पहले वो ए के लिए सिद्ध करेंगे, ए के लिए सिद्ध करेंगे यानी फर्स्ट स्टेप के लिए सिद्ध करेंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 3, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इक्वल में क्या चल रहा है एन, तो एन की जगह क्या लिख दूंगा 1 डिवाइड में 2, 1 + 2, ये क्या हुआ देखो मेरे पास 1 डिवाइड बाई 2 × 3 यानी 1/6, और इधर भी क्या आ जाएगा देखो 1 + 2 × 3 × 2 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6, मतलब क्या हो गया अपने पास LHS = RHS। आगे चीज़ समझ में। अब हम क्या करेंगे वही n = k के लिए सिद्ध करेंगे। k के लिए कैसे सिद्ध करेंगे कि सारे टर्म को लिख देंगे k के लिए, k के लिए सिद्ध नहीं करेंगे, k के लिए हम मान लेंगे कि सिद्ध है। तो क्या होगा देखो 1/2 × 3, 1/2 3 × 4 डैश 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 प्लस 1/k + 1 और k + 2। क्या किया मैंने, जहाँ जहाँ n था वहाँ क्या लिख दिया k लिख दिया। इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास k डिवाइड बाई 2k + 2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब किसके लिए सिद्ध करेंगे k ऑफ +1 के लिए, सॉरी p ऑफ k + 1 के लिए। तो क्या आएगा देखो वही पहले तो सारी टर्म लिखेंगे k तक की, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ ये RHS साइड क्या लिख रहा हूँ k/2k + 2 और प्लस अब क्या लिखेंगे k + 1 वाली टर्म, यानी इसमें जहाँ जहाँ k है वो क्या कर दूंगा मैं k + 1 कर दूंगा, तो 1/k + 1 + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा k + 1 + 2। आ गई चीज़ समझ में, यहाँ पे k की जगह k + 1 कर दिया और ये +1 चल रहा है, यहाँ पे k की जगह k + 1 कर दिया और 2 चल रहा है। अब हमको क्या करना है, दोनों से क्या प्रूव करना है, जो RHS साइड है उसमें हमको k की जगह क्या लाना है k + 1। तो देखो सबसे पहले दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे भी k + 2 है, यहाँ पे भी k + 2 है, तो क्या आ जाएगा 1/k + 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा k डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास k + 3। तो 1/k + 2 तो मेरा एज इट इज़ है, ये मल्टीप्लाई होगा तो k² + 3k और प्लस में ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 और डिवाइड में क्या चल रहा है 2k + 3। आगे चीज़ समझ में। तो देखो क्या चल रहा है k + 2 और अंदर, अब इसके टुकड़े करेंगे तो इसका टुकड़े क्या कर सकते हैं, देखो सोचो इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं। इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े क्या आएंगे k + 1 और मल्टीप्लाई में k + 2। आ गई चीज़ समझ में। और डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास 2k + 3, ये k + 2 से ये k + 2 कैंसिल, तो क्या बचा देखो k + 1 और डिवाइड में चल रहा है 2k + 3। अब चेक करते हैं k वाली टर्म, देखो यहाँ पे ऊपर k है तो अपने क्या आ गया k + 1 आ गया और नीचे देखो मल्टीप्लाई में 2 × k + 2, तो देखो k + 2 की जगह k + 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा k + 3, तो यहाँ पे आ गया अपने पास k + 3। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया सभी प्राकृत संख्याओं के लिए। तो देखो अभी तक हमने 7 एग्जांपल्स में से 5 एग्जांपल सोल्व किए, 2 एग्जांपल आपको सोल्व करने हैं जो आपको PDF में मिल जाएंगे, पहली बात तो ये। और जो आगे के एग्जांपल है वो नो इम्पोर्टेंट है, नो इम्पोर्टेंट मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं उसको कराऊंगा, लेकिन उसको कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम जो इस वीडियो में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है उसी की हम बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आने लायक है। ठीक है, तो ये 7 एग्जाम्पल तो आपको अच्छे से करने ही है, क्योंकि इनमें से जब क्वेश्चन आएगा तो इन 7 एग्जाम्पल्स में से ही आएगा। ठीक है, अब इसके आगे 4 एग्जाम्पल और है जो अलग टॉपिक पे डिपेंड है, उनको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स है वो कौन से टॉपिक पर आधारित है, पास्कल नियम पर आधारित है। ठीक है ना। अब पास्कल नियम क्या होता है, पास्कल नियम यह होता है कि NCR + NCR - 1 = n+1 CR के बराबर होता है, जहाँ पे जो R की वैल्यू है वो किसके किसके बीच से 1 से लगाकर n तक है। अब ये C क्या है, C का आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपने एक टॉपिक पढ़ा था संचय, या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन वहाँ पे हम बनाते थे, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ लेते थे। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या होता था NCR का, और NCR का क्या फॉर्मूला होता था कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे। NCR का क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में n माइनस r फैक्टोरियल। आई चीज़ समझ में आपको। ये तो है अपने पास NCR। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको आना चाहिए। और देखो इस NCR को कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं NR। ठीक है, इस तरह का ब्रैकेट बना के N और नीचे क्या लिखते हैं R, इसका मतलब भी क्या है NCR। ये आई चीज़ समझ में। तो आपको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं हम।
ठीक है। ये तो हम क्या हो गया संचय कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं क्या है, ये सारी चीज़ें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और भी आपको कुछ यदि कुछ क्वेरी करनी है तो आप कमेंट कर देना, इससे रिलेटेड भी हम छोटा वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे। अभी हमने क्या देखा, केवल फॉर्मूला देखा कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। और इसको एनसीआर को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। पहली बात तो ये एनसीआर का देखो, जैसे मैंने कोई भी ले ली, कोई संख्या ले ली, जैसे मैंने 5CR ले या 5C2 ले लिया, ठीक है ना। अब 5C2 को मुझे सोल्व करना है, तो एक तरीका तो क्या है, देखो 5C2 को सोल्व करने का एक तरीका तो ये है कि n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जैसे वही कंपैरिजन करके वही पूरा लंबा प्रोसेस कि n की वैल्यू तो क्या आ गई आपके पास 5 और r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि n की वैल्यू तो क्या है 5, यानी क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे r का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल, और n माइनस आर यानी 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। अब इसको आप सोल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं, तो वही कि अब देखो ये फैक्टोरियल आपको सोल्व करना आता है नहीं आता है मुझे नहीं पता है, आप सीख लेना, यदि नहीं आता है तो सीख लो। 5 फैक्टोरियल का देखो सीधा सा मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब हमको कहाँ तक जाना है 1 तक जाना है। मतलब जिस संख्या पे फैक्टोरियल लगा हुआ है उसके नीचे वाली सारी संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक जाना है, हमको 1 तक जाना है। ठीक है, तो देखो इस 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ 1 तक, मैं कहाँ तक जा रहा हूँ 3 फैक्टोरियल तक ही जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि देखो वापस वही 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैंने वो सारी संख्या को छुपा लिया, मैंने कहाँ तक गया, मैं 3 फैक्टोरियल तक ही गया। अब मैं बात करता हूँ नीचे क्या चल रहा है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्यों किया, क्योंकि मुझे नीचे भी दिख रहा था 3 फैक्टोरियल और ऊपर भी क्या दिख रहा था 3 फैक्टोरियल, इसलिए मैंने कैंसिल करना था मुझे यहाँ, इसलिए गया मैं। ऊपर क्या चल रहा है 5 इंटू 4 और नीचे चल रहा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 यानी ये 2 टू ज़ा 4 5 टू ज़ा 10, तो मतलब क्या हुआ 5C2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई अपने पास 10 आई। ये चीज़ तो आ गई समझ में आपको कि कैसे निकालेंगे 5C2 की वैल्यू, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं, तो इस तरह से हम फैक्टोरियल सोल्व करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो हुआ हमारा लॉन्ग प्रोसेस, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको आता भी होगा शायद, कि क्या करना है आपको, नीचे कितना लिखा हुआ है 2 है, तो बस आपको क्या करना है ऊपर 5 को 2 बार खोल दो। 2 बार खोलने का मतलब एक तो 5 और जस्ट उसके जस्ट कम वाली संख्या है, उससे जस्ट कम वाली संख्या कौन सी आती है 4। क्या करना है आपको, नीचे जितनी संख्या लिखी हुई है उस संख्या के हिसाब से ऊपर वाले डिजिट को ओपन कर दो। तो नीचे कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, मतलब ऊपर क्या है 5, 5 को 2 बार ओपन कर दो, 5 इंटू 4, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है 2, तो 2 को क्या करता है 2, मतलब नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 को 1 तक अपन को ओपन करना है। कोई भी संख्या नीचे जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 को 1 तक ओपन करना है, नीचे वाली संख्या को पूरा ओपन करना है, ऊपर वाली संख्या को जितनी नीचे संख्या लिखी हुई है उतने टाइम ही ओपन करना है। तो मैं क्या कर दूंगा 2 इंटू 1, तो वही 2 टू ज़ा 4 5 टू ज़ा 10। आगे चीज़ समझ में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 10C3, क्या करना है आपको 10 को 3 बार ओपन करना है कि 9 इंटू 8, और नीचे 3 को तो अपन 1 तक ओपन करना है अपन को, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वही क्या आ जाएगा 2 से, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 और 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 3 4 12 इंटू 10 120। आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी करोगे तो भी आपके पास क्या आंसर आएगा 120 ही आएगा। आगे चीज़ समझ में, ये तो हमने बात की कॉम्बिनेशन संचय कैसे निकालते हैं, शॉर्ट तरीका क्या है। अभी आपको जो अभी ये सारी चीज़ें रिलेट नहीं करती, हमको केवल इसको सोल्व करना है। पास्कल नियम क्या कहता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 हो तो उसको हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं N+1CR। ये हमको क्या करना है प्रूव करना है, और ये हमको जो आगे के एग्जाम्पल है उसमें भी हमको यूज़ लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपका नॉलेज रिकॉल कराया, और मैं इसको NCR को क्या लिख सकता हूँ N डिवाइड बाई R भी लिख सकता हूँ, या डिवाइड बाई नहीं है ये NR भी लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव करते हैं हम। देखो अब हम क्या लेंगे इसमें, ये LHS साइड हो गई हमारी, ये RHS हो गई, तो LHS को हम ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमको क्या प्रूव करना है RHS को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो NCR इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है NCR माइनस 1, तो वही ऊपर तो N फैक्टोरियल ही चलेगा, नीचे क्या आ जाएगा R की जगह R माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो N माइनस R माइनस 1, ठीक है ना। मतलब N से किसको माइनस करना है अपन को R माइनस 1 को, तो ये N माइनस ये R यहाँ पे पहले से माइनस चल रहा है तो मैं ब्रैकेट कर लूँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 1,
सॉरी प्लस का 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आप चलो बाद में ले लेना, पहले आप देखो ये n फैक्टोरियल है। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी समझनी है आपको कि देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई अभी कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही चीज़ होती है। अब देखो ये कैसे बनी, ये ऐसे बनी, देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 5, फिर अगली टर्म क्या आई 5 माइनस 1, अगली टर्म क्या आई 5 माइनस 2, अगली टर्म क्या आई अपने पास 5 माइनस 3, और अगली टर्म क्या आई 5 माइनस 4। हमको कहाँ तक जाना है 5 माइनस 4 तक। आ गई चीज़ समझ में। इसकी जगह मैं n ले लूँ, माना कि यहाँ पे 5 नहीं है और यहाँ पे क्या है n का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा कि n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3, ऐसे कहाँ तक जाना है आपको 1 तक जाना है। आ गई चीज़ समझ में आपको। तो ये हमारा क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये होता है। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि जैसे मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वापस 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो आगे से आगे जाता जाएगा कि मैंने क्या किया 5 तो लिख दिया और 5 माइनस 1 के पे क्या लगा दिया 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे 5 चाहिए था तो मैंने 5 को अलग से निकाल लिया बाहर और बाकी की जो टर्म है उसको एज इट इज़ रहने दिया। ऐसे मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ n फैक्टोरियल के साथ भी कि n को तो मैंने रहने दिया और n माइनस 1 पे क्या लगा दिया मैंने फैक्टोरियल लगा दिया क्योंकि बाकी की जो टर्म्स है वो किस में काउंट हो गई n माइनस 1 के फैक्टोरियल में। ऐसे ही मैं बाकी की डिजिट के साथ भी कर सकता हूँ। जैसे r की बात हो रही है तो r को मैंने छोड़ दिया और r के जस्ट नीचे वाली संख्या या कम वाली संख्या कौन सी आएगी, वही माइनस कर देंगे क्या 1 कि r माइनस 1 का फैक्टोरियल, कि मैंने r फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं r और r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऐसे ही मैं बात करूँ n माइनस r की, तो इसको तो मैं रखूँगा एज इट इज़। ऐसा क्यों कर रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन कैसे कर रहा है वो आपको आना चाहिए। ये चल रहा है अपने पास n फैक्टोरियल, r माइनस 1 तो मैं रखूँगा एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे समझने वाली बात है कि n माइनस आर प्लस 1 इसको तो मैं रखूँगा एज इट इज़। इसके जस्ट कम वाली टर्म मतलब इस पूरे में से क्या माइनस कर दूंगा 1 माइनस कर दूंगा। तो देखो 1 माइनस करूँगा तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मतलब बचेगा क्या अपने पास केवल n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी। क्या किया हमने कि r फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऐसे ही मैंने क्या किया n माइनस आर प्लस 1 को तो रखा एज इट इज़ और इससे जस्ट कम वाली टर्म मतलब माइनस 1 किया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है देखो n फैक्टोरियल आ रहा है ऊपर से, तो नीचे से क्या आ रहा है r माइनस 1 का फैक्टोरियल और क्या आ रहा है अपने पास n माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे 1/r प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास 1/r माइनस 1 प्लस 1, यही बचा अपने पास। तो इधर तो क्या चल रहा है अपने पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। इधर क्या बचेगा देखो n माइनस आर प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा r और डिवाइड में क्या चल रहा है r, यह r से r कैंसिल हो जाएगा मेरा। देखो क्या बचेगा कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में क्या चलेगा देखो मल्टीप्लाई में चलेगा n माइनस 1 डिवाइड बाई r। अब वापस वही, अभी तो हमने क्या किया यहाँ पे फैक्टोरियल को ओपन किया था, अब वापस हमको फैक्टोरियल को क्लोज़ करना है। देखो क्लोज़ कैसे करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है देखो मेरे पास n फैक्टोरियल और n माइनस 1, क्या चल रहा है आपके पास n फैक्टोरियल और n माइनस 1, सॉरी यहाँ पे क्या चल रहा था अपने पास n प्लस 1, तो ये n और ये प्लस 1 चल रहा था, ठीक है। अब देखो ये n प्लस 1 है, आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे ऐसा था, पहले क्या था यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल था, क्यों, क्योंकि n प्लस 1 का फैक्टोरियल था तो हमने n प्लस 1 को छोड़ा और उससे जस्ट एक टर्म कम मतलब n प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और क्या बचा अपने पास n फैक्टोरियल बचा। आगे चीज़ समझ में, तो हम क्या कर देंगे जस्ट जो फैक्टोरियल लग जाएगा वो किसके ऊपर लग जाएगा n प्लस 1 के ऊपर क्या लग जाएगा फैक्टोरियल। इन दोनों को कंबाइन करने पर फैक्टोरियल किसके ऊपर लग जाएगा n प्लस 1 के ऊपर। ऐसे ही नीचे करेंगे हम देखो r माइनस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r का फैक्टोरियल। वापस ओपन करेंगे तो वही r को छोड़ा और r माइनस 1 आ गया और क्या चल रहा है अपने पास n माइनस r, यह हमारे पास एज इट इज चल रहा है। तो देखो अब हमको इससे फॉर्मूला बनाना है,
जब हम लिखते हैं एन सी आर का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, वो एन फैक्टोरियल, मतलब जो ऊपर होता है वही हम क्या लिखते हैं, ऊपर के ऊपर उसके ऊपर फैक्टोरियल लगा देते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या है अपने पास n+1, तो मतलब क्या हो जाएगा n+1c। नीचे क्या आएगा, r आएगा, r-1 आएगा, क्या आएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वही नीचे क्या संख्या है आपके पास। यहाँ पे r था तो हमने डायरेक्ट क्या लिखा, r फैक्टोरियल। आ गई चीज़ समझ में। तो यहाँ पे भी क्या है, r फैक्टोरियल ही है, मतलब हम क्या लिख देंगे, r। आ गई चीज़ समझ में, मतलब ये वाली टर्म सारी क्या है, n+1c r। और हमको प्रूफ भी यही करना था क्या, एक बार चेक कर लो, बिल्कुल यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। मतलब जहाँ n+1 दिख जाए वहाँ आप क्या लिख सकते हो n+1c r। अब ज़रूरी नहीं r-1 ही दिखेगा, ये चीज़ ऐसा भी, इसका मतलब सीधा सा है कि एक बार r हो, एक बार r-1 हो, मतलब एक बार जो संख्या हो मतलब जस्ट एक छोटी बड़ी हो, कि जहाँ पे ऐसा भी हो सकता है r+1 और r, वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। बस कुल मिला के एक संख्या बड़ी होनी चाहिए, एक संख्या छोटी होनी चाहिए नीचे, बस ये चेंजेस होने चाहिए। तो हम फॉर्मूला उसके हिसाब से, जो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ऊपर वाली जो संख्या होनी चाहिए वो तो सेम होनी चाहिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। अब संख्या भी हो सकती है, उसकी जगह कुछ और चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको ऊपर वाली जो संख्या होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तो ऊपर उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। नीचे क्या होना चाहिए, एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी होनी चाहिए, और बड़ी छोटी में भी केवल किसका डिफरेंस होना चाहिए, 1 का। देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, केवल 1 डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं एक 4 है एक 6, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 1 डिफरेंस होना चाहिए। तब जाके जो लास्ट में फॉर्मूला आएगा उसमें हम कौन सी संख्या लिखेंगे, बड़ी वाली या छोटी वाली। अभी r लिख रखा है यहाँ पे, तो इन दोनों में r-1 में से बड़ी कौन सी है, r ही है ना, मतलब क्या लिखेंगे आप, r लिखेंगे, ठीक है। अब इसका यूज़ लेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यह आपके पेज नंबर है 22, ठीक है, पेज नंबर 22। अब बात करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, कि आपको ये दे रखा है 2n और n इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। ब्रैकेट से आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि 2n, n का मतलब क्या है यहाँ पे 2n/n। सबसे पहले तो यही चीज़ समझ में आनी चाहिए, यही पता नहीं चल रहा है इसका मतलब क्या है, तो ये आगे क्वेश्चन सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है कुल मिला के, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला कि क्या होता है 2n का फैक्टोरियल, जो ऊपर वैल्यू है उसका फैक्टोरियल, नीचे जो वैल्यू है उसका फैक्टोरियल, फिर क्या करते हैं ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, 2n माइनस n क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है आपको, और ये वाली संख्या आपको लानी है, ठीक है, मतलब RHS आपको लेके आना है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, अब आराम से धीरे धीरे सोल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने पास, ठीक है। आराम से आपको समझ में आना चाहिए, आपको आई चीज़ समझ में। 2n का फैक्टोरियल, कोई भी संख्या हो उसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी संख्या हो उसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो वह कहाँ तक जाएगा, वो एंड में उसके 1 तक जाएगा। ये चीज़ हमने देखी, जैसे 5 का फैक्टोरियल ओपन किया, जैसे हमने 2 का 3 का इनका फैक्टोरियल ओपन किया, तो हमने क्या देखा कि वो कोई भी संख्या हो भली, ठीक है ना, उसका जब हम फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो एंड में कहाँ तक जाएगा, वो 1 तक जाएगा। आ गई चीज़ समझ में आपकी। तो ऐसे ही अपन 2n का फैक्टोरियल भी ओपन करेंगे, तो 2n का फैक्टोरियल ओपन कैसे करेंगे, वही 2n, अगली टर्म कौन सी आती, उसमें से 1 माइनस कर देते, अगली टर्म क्या आती है उसमें से 2 माइनस कर देंगे, अगली टर्म क्या आएगी उसमें से 3 माइनस कर देंगे, ऐसे आगे से आगे चलती रहेगी। 2n है मतलब एक बार n भी आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया अपने पास, n भी ले आए हम, n आया मतलब उससे बड़ी वाली टर्म भी आई होगी, बिल्कुल n+1 भी आया होगा, और उससे छोटी वाली टर्म भी आएगी ही आएगी, n-1 भी आएगा ही आएगा। और ये कहाँ तक जाएगा अपने पास, 3 2 1, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है अपने पास, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आ गई चीज़ समझ में, ऊपर वाली आपने ये सीरीज़ खोल ली, मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, कोई भी फैक्टोरियल हो वो कहाँ तक जाएगा, वो 1 तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2n को ओपन किया, तो 2n को कैसे ओपन करते हैं, 2n 2n-1 2n-2 2n-3, ऐसे करते 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 एक बार n तक तो जाएगा, तभी तो आगे 1 तक जाएगा ये, ठीक है ना। तो n तक गया, तो n तक आया मतलब n से बड़ी संख्या भी आई होगी n+1, और n से छोटी भी आएगी। फिर आ गया ओपन करते करते हम कहाँ तक चले गए, 1 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें से पहले तो विषम कौन सी संख्या है वो छाट लो। विषम मतलब क्या, 2n तो विषम है ही नहीं, तो कौन सी विषम है, 2n-1,
ऐसे क्या आएगी 2n-3, ऐसे डैश 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 कहाँ आएगी 3 × 1, ये आएगी अपने पास। अब और बाकी सारी वैसे मल्टीप्लाई में है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक विषम वाली को एक साइड लिख रहा हूँ और सम वाली को एक साइड लिख रहा हूँ। तो ये तो सारी हो गई विषम वाली। सम वाली कौन सी होगी 2n-2, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगी ये, और जो हमारा, और ये कहाँ तक जाएगी 2 तक, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। अब बात करते हैं ये विषम वाली को, तो रखते हैं हम एज इट इज़, ये 3 1, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें से मैं सब में से क्या कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ, और ये सारी मल्टीप्लाई में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं प्लस में है तो 2 कॉमन आएगा केवल, यहाँ से भी 2 आएगा, एक 2 यहाँ से भी आएगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, एक 2 यहाँ से आएगा 2 की पावर क्यूब। और टोटल ये कितने नंबर से बताओ, टोटल नंबर है ये 2n, टोटल नंबर कितने हैं 2n, तो n क्या हो जाएंगे अपने पास विषम, और n ही क्या हो जाएंगे अपने पास सम, ठीक है ना। मतलब मैं कॉमन यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रह जाएगा n, यहाँ पे रह जाएगा n-1, यहाँ पे रह जाएगा n-2, ऐसे करते करते यहाँ पे कितना रह जाएगा 1, ठीक है ना। और बाहर क्या निकल जाएगा अपने पास 2 की पावर n, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने थे, ये n थे, ठीक है। तो यहाँ से भी n 2 निकला, यहाँ से भी 2 निकला, ऐसे यहाँ से भी 2 निकलेगा, ऐसे करते करते करते, और सारे किस में मल्टीप्लाई में, तो सारे मल्टीप्लाई होकर पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर n। और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसको मैं, इसको ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसा पलट के लिख रहा हूँ, पलट के कैसे, ये इस तरह से कि पलट, तेरा क्वेश्चन इधर है, तेरा आंसर इधर है, ठीक है। 2n-1, 2n-3, अब देखो n-1, n-2, और कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, तो बताओ ये कौन सी सीरीज़ हो गई, ये हमारी हो गई n फैक्टोरियल हो गई ना, बिल्कुल। n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो यही तो आएगा n-1, n-2, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 2 की पावर n, और नीचे क्या चल रहा है n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 × 3 × 5 डैश 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 2n-1 और 2n-3, और डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास n फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 2 की पावर n। क्या यही हमको प्रूव करना था, देख लो एक बार, बिल्कुल 1 × 3 × 5 × 2n-1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और 2 की पावर n, बिल्कुल यही है। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे से आगे चल ही रहा है, आगे चीज़ समझ में आपको। तो इस तरह से हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 एग्जांपल है इस टॉपिक पे, चारों इंपॉर्टेंट है और पास्कल नियम भी इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है अपने पास, n r = n-2 r-2 n-2 r-1 और n-2 और r, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये LHS दे रखा है, RHS दे रखा है, या तो LHS से RHS लेके आ जाओ, या RHS से LHS लेके आ जाओ। तो अपना फ़ायदा किसमें दिख रहा है अपन को, फ़ायदा दिख रहा है अपन को कि RHS से LHS लेके आ जाओ, सीधी सी बात है। तो इस बार हम क्या लेंगे, RHS को लेंगे, ठीक है। अब देखो RHS क्या है अपने पास, n-2 r-2, इसको मैं दोनों को ओपन कर दूंगा तो क्या आएगा n-2 r-1, ओपन करने का मतलब 2 है ये, तो इसको अलग अलग कर दिया मैंने, n-2 r-, 2 बार लिख दिया इसको, और इधर क्या चल रहा है n-2 और r, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा पास्कल नियम लगेगा, यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, पास्कल नियम। पास्कल नियम क्या होता है अपने पास, n-CR + n-CR-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1 CR। आगे चीज़ समझ में, ठीक है। तो पास्कल नियम क्या कहता है, n-CR + n-CR-1 इक्वल टू n+1 CR, ठीक है। या तो आप इनको C की वाली फॉर्म में चेंज कर दो तो आपको सही समझ में आ जाएगा, और फिर भी यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो ऊपर ऊपर दोनों टर्म क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो n-2 आ रहा है, n-2 आ रहा है। आगे चीज़ समझ में, यही चीज़ इसको भी ऐसा लिख सकते हैं ना, n-R + n-R-1 इक्वल टू n+1 R, यही तो लिखते हैं। मतलब ऊपर वाली दोनों टर्म आनी चाहिए, वो बिल्कुल सेम आनी चाहिए, बिल्कुल आ रही है। यहाँ पे भी n-2 है, n-2 है। नीचे में क्या होनी चाहिए, एक संख्या r है तो सेकंड वाली r-1, मतलब एक कम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे r-1 है तो उससे भी एक कम है, ये r-2, मतलब r इसमें से एक और माइनस किया तो क्या है r-2 आया ना। ये यहाँ से हमको समझना है कि ये जो नीचे वाली टर्म है, ऊपर वाली दोनों सेम होनी चाहिए, नीचे वाली में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल है r-1 और r-2 एक का डिफरेंस है।
इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर n चल रहा था तो n+1 लिखा, तो n-2 चल रहा है तो इसमें +1 कर दो तो कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। नीचे क्या चल रहा है, r-1 में से बड़ी वाली संख्या, तो r-2 और r-1 में से बड़ी वाली कौन सी है, r-1। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की, तो ऊपर दोनों सेम चल रहा है n-2 n-2, नीचे देखो r-1 और r चल रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन ही है, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा n-1, नीचे कौन सी संख्या आ जाएगी, बड़ी वाली। अब इसको वापस सोल्व करेंगे तो देखो ऊपर तो चल रहा है n-1 और n-1 और नीचे चल रहा है r-1, तो इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा n, और इसमें क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है तो पास्कल नियम से सारे। आगे चीज़ समझ में आपको, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमको इस वाली टर्म से मतलब LHS से हमको RHS लाना है, यानी 1/n+1 हमको लाना है। ठीक है, देखो ये चीज़ हमको दे रखी है n0, मतलब क्या हुआ, nc0 -1/2 nc1 +1/3 nc2 डैश 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 प्लस -1 की पावर n डिवाइड बाय n+1, और ये कितना दे रखा है हमको, nCn। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि nc0 = nCn, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होती है, इन दोनों की वैल्यू होती है 1 के बराबर। आप सोल्व करके भी देख सकते हो। और इसके साथ ही एक चीज़ और बता देता हूँ, 0 जो फैक्टोरियल होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए इनकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तब आप सोल्व करोगे तब ये चीज़ आपके काम आएगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, nc1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, n होती है। तो कितनी चीज़ सीखी हमने कि nc0 और nCn की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और nc1 की वैल्यू जो होती है वो n होती है। और यहाँ ये सब जब सोल्व करेंगे तो एक चीज़ आएगी 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आ गई चीज़ समझ में आपको, कैसे होती है 1, ये थोड़ा कंसेप्ट अलग है, इसको हम कभी बाद में समझेंगे। ठीक है, अब अभी बात करते हैं हम इनकी। nc0 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 1 आ गई थी। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास n+1, तो इस n+1 को मैं साथ में डिवाइड में क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बाकी कहीं जगह नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे n+1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये n+1, और चल क्या रहा है nc0 की वैल्यू 1 है, तो मतलब केवल क्या आ जाएगा अपने पास n+1, और मल्टीप्लाई में वही 1 मान लो आप, -1/2 तो एज इट इज चल रहा है। nc1 की वैल्यू क्या आएगी, n, और हमने कॉमन क्या लिया, n+1, तो ये आ जाएगा n+1। ऐसे क्या चल रहा है हमारे पास 1/3 nc2 की वैल्यू कैसे, जब आप nc2 वैल्यू मतलब n को कितनी बार ओपन करना है आपको, 2 बार, यानी n-1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, ऐसे चलते 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 हम जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, -1 की पावर n, ये तो हमने कॉमन ले लिया तो इसको तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। nCn की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, 1। आ गई चीज़ समझ में आपको। अब क्या कर रहे हैं, देखो अब कर रहे हैं हम 1/n+1, तो हमारा चल रहा है एज इट इज़। ठीक है, अब ये क्या चल रहा है, n+1, तो ये क्या आ गया, n+1। अब देखो एक चीज़ देखो आप कि ये क्या चल रहा है, n+1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n+1 और ये 1, और ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, n+1c1। जब आप वापस इसको ओपन करोगे कि n+1c1, तो वापस आपके पास n+1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्यों, हमने अभी एक चीज़ सीखी है कि nc1 की वैल्यू हमेशा n ही होती है, मतलब जब नीचे 1 और ऊपर कोई वैल्यू हो तो उसका आंसर भी वही वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी यही है कि n+1c1, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वापस n+1 ही होगी। आ गई चीज़ समझ में। ऐसा ही हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ n+1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ, मैं n+1 को क्या करूँगा, n+1c2, मतलब n+1 को 2 बार ओपन करूँगा। तो देखो 2 बार ओपन करने पर एक बार तो n+1 खुद आएगा, और एक बार उससे जस्ट छोटी संख्या यानी -1, तो n+1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, n आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, ये 2 आया अपने पास। अगली संख्या क्या चल रही है अपने पास, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n+1 3। देखो n+1 का मतलब n+1 को 3 बार ओपन करेंगे, 3 बार ओपन करने का मतलब एक तो आएगा n+1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम n+1 लिखना भूल गए, क्योंकि कॉमन लिया है तो सभी जगह मल्टीप्लाई होगा
कि एक बार तो आ गया n+1, उससे जस्ट छोटी संख्या n, उससे जस्ट छोटी संख्या n-1, 3 बार ओपन हो गया। और नीचे क्या आता है 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 6, ठीक है। और 6 यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। मतलब ये क्या किया हमने, बिल्कुल सही किया। ऐसे डैश 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 करते करते हम कहाँ तक पहुँचे, -1 की पावर n। अब मैं इस 1 को भी वापस ओपन ऐसा लिख सकता हूँ कि n+1 और n+1, मतलब n+1 c n+1। देखो जब यही चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है कि n c n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है 1 ही होती है। तो इस 1 को मैंने ऐसे ओपन करके इस तरह से लिख दिया कि n+1 और n+1। तो इन दोनों को भी हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहाँ तक आपको समझना है, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में। अब आपको क्या करना है कि 1/n+1 तो चल रहा है मेरा एज इट इज़, यहाँ पे मैं 1 मान रहा हूँ, यहाँ पे 1 - 1 ऐसे ही मैंने 2 डिजिट मान लिए, 1 - 1 वापस कैंसिल हो रहा है ये तो। और बाकी चीज़ों को मैंने रखा एज इट इज़ कि n+1 1 -n+1 2 +n+1 3 ऐसे डैश डैश प्लस -1 की पावर n+1 और n+1। आ गई चीज़ समझ में। ये क्या चल रहा है अपने पास, n+1 चल रहा है। अब देखो इस 1 को तो मैंने रखा केवल यहीं, मतलब ये 1 तो रहा मेरा एज इट इज़। यहाँ से इन सारी डिजिट से मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और चलते 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 ये क्या आ जाएगा अपने पास, -1 की पावर n, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है अपने पास n+1 और n+1, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, इससे माइनस कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, देखो 1/n+1 चल रहा है, ये 1 चल रहा है मेरे पास। अब देखो ये क्या चल रही है टर्म को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, n+1 0 लिख सकता हूँ क्या, n+1 c 0। तो अभी मैंने लिखा था वो की वही चीज़ है, n c 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, n+1 0। और क्या चल रही है अगली टर्म, क्या चल रही है n+1 1, अगली टर्म क्या चल रही है n+1 2। ऐसे डैश डैश करते करते -1 की पावर n, और यहाँ पे क्या चल रहा है n+1 और n+1। आ गई चीज़ समझ में। अब देखो ये जो टर्म बन रही है, ये इसको हम किससे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे द्विपद प्रमेय से। किससे सोल्व करेंगे, द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय जो होती है वो क्या होती है, a - b की पावर n हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर n c 0, ठीक है। अगली जो टर्म आती है वो क्या आती है, 1 की पावर n-1, b की पावर 1 और n c 1। ऐसे चलते 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 सारी टर्म्स आती है। तो यहाँ पे देखो n की जगह तो क्या है अपने पास n+1 है, ठीक है। और बाकी जो 0 1 एज इट इज चल रहा है अपने पास, ये 0 1 एज इट इज चल रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखो ए और बी क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ पे इनके सारे मल्टीप्लाई में इनके गुणांक क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, मतलब ए भी 1 ही है और यहाँ पे बी भी 1 ही है। तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/n+1, ये 1 माइनस इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ द्विपद प्रमेय से कि 1 - 1, यानी a - b की जगह 1 - 1, और पावर क्या चल रही है n, यहाँ पे तो n चल रही है लेकिन यहाँ पे क्या चल रही है n+1, ठीक है। तो ये 1/n+1 एज इट इज चल रहा है, ये 1 माइनस ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा n+1। आई चीज़ समझ में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये LHS दे रखा है, ये RHS दे रखा है। LHS से हमको क्या लाना है, RHS लाना है। तो ये LHS है मेरा, तो LHS को मैं सोल्व करता हूँ। r = 0 से लेके n-1 हमको ये समेशन दे रखा है। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ पास्कल नियम से कि देखो n/r मतलब NCR और NCR+1। तो ऊपर तो n चल रहा है तो मैं क्या लिख दूँगा n+1। नीचे देखो r+1 दोनों का डिफरेंस 1 तो है, लेकिन हमको नीचे कौन सी संख्या लिखनी होती है, जो बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी कौन सी है आपके पास, r+1। ये हो गया यहाँ से तो सॉल्व। अब क्या करेंगे, समेशन को ओपन कर देंगे। समेशन को ओपन करेंगे तो देखो वही r की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो एक बार r की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 0, तो r की वैल्यू 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे ऊपर तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं, क्योंकि n में तो कोई चेंजेस कर ही नहीं रहे। r की वैल्यू हमको 0 से लेकर n-1 तक ले जानी है, ठीक है। तो r की वैल्यू एक बार 0 रखी तो नीचे क्या आ जाएगा 1। एक बार r की वैल्यू क्या रखेंगे 1 तो क्या आ जाएगा अपने पास 2।
ऐसे एक बार क्या आ जाएगा अपने पास 3। ऐसे चलते 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 ऊपर तो चल ही रहा है n+1, नीचे क्या आ जाएगा देखो n-1। यहाँ पे n-1 लिखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा n ही आ जाएगा, क्योंकि n-1 + 1 कैंसिल होके क्या बच जाएगा अपने पास n बच जाएगा। अब यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है जो हमने अभी की थी। क्या करनी है, क्या करो 2 प्लस करो 2 माइनस करो। यहाँ पे ये करना पड़ेगा आपको। कैसे देखो, एक तो मैंने 1 ऐड किया तो क्या है अपने पास n+1 और 1 प्लस n+1 2। ऐसे चलते चलते कहाँ तक गए n+1 और n, ठीक है। और यहाँ पे भी एक मैंने ऐड किया, मतलब एक और एक आगे पीछे ऐड किया, और क्योंकि 2 हो गया तो उसमें से माइनस भी कितना कर दिया मैंने 2 माइनस कर दिया, तो वही वापस वो की वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इनका करने का पर्पज़ क्या था, इस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या n+1 0, nc0 क्या होती है वैल्यू 1 ही होती है। क्या चल रही है अपने पास टर्म n+1 1, ऐसे चलते चलते क्या चल रही है n+1 n। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ये लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना n+1 और n+1 वही n की वैल्यू भी क्या होती है 1 ही होती है। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हमको क्या ये दोनों टर्म भी लानी थी, क्योंकि हम द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो ये सारी टर्म हमको चाहिए। इसलिए मैंने ये 1 और 1 क्या किया, मैंने लेट किया, और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है -2 चल ही रहा है। ये वापस क्या आ गई द्विपद प्रमेय आ गई। लेकिन पहले वाली जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें बीच में माइनस था, वो मतलब माइनस वाली थी। ये कौन सी प्रमेय लगेगी यहाँ पे, प्लस वाली। प्लस वाले का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है nc0 इंटू a⁴n प्लस nc1 मल्टीप्लाई a⁴n और n-1 और b⁴1, ऐसे चलती रहती है। आई चीज़ समझ में। तो यहाँ पे हम कौन सा देखो, हमको क्या चाहिए a और b चाहिए, तो बताओ इन सबके उनके सबके जो गुणांक आ रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब कि nc0 nc1 इन सब के गुणांक a और b आने चाहिए। इन सब के क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे a और b की जगह कि 1+1 की होल पावर n की जगह क्या आ जाएगा n+1, और माइनस में क्या चल रहा है 2, तो देखो क्या आ जाएगा 2 की पावर n+1 और -2। तो इस 2 की पावर n+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 और ये -2, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से 2 आ रहा है, तो 2 की पावर n-1, और ये हमको क्या करना है प्रूव करना। आगे चीज़ समझ में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, द्विपद प्रमेय आने चाहिए, लास्ट के 2 एग्जाम्पल सोल्व हो जाएंगे, और एक पास्कल रूल आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया 7 एग्जाम्पल तो किए फर्स्ट वाले पार्ट से, और इसमें से हमने 4 एग्जाम्पल किए। टोटल हमने 11 एग्जाम्पल किए। 11 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एक आपका पास्कल रूल इम्पोर्टेंट है, एक आपके पीनो अभिग्रहित इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आपकी क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से, एक वो अक्षमता वाला जो डेफिनेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी के जो एग्जांपल है 7 से लगाकर 13 तक के जो एग्जांपल है, सॉरी 8 से लगाकर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा, और उनको अगले वीडियो में कराऊंगा मैं। अभी इस वीडियो में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वही हमने डिस्कस किया। आई चीज़ समझ में, ठीक है। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो कि आगे वीडियोज़ आने लग गए हैं, फर्स्ट ईयर की वीडियोज़ भी अब आने लगे, अब सूखा ख़त्म होने को आया है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास, अभी इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना इस चैप्टर को आप। ओके, थैंक यू।